மரியாதைக்குரிய அமித்ஷாஜி அவர்கள் நம்மிடத்தில் உரையாற்றுவார்கள். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. मंच पर उपस्थित तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर एल मुरुगन जी, हमारे प्रभारी भाजपा के महासचिव भाई सीटी रवि जी, मेरे साथी मंत्री जी किशन रेड्डी जी, श्री एल गणेशन जी, भारतीय सेना में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, ऐसे मेरे साथी मंत्री जनरल वीके सिंह जी, पौन राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सुधाकर रेड्डी जी, श्री एच राजा जी, श्री केटी राघवन जी, नायर नगेंद्रन जी, सबसे मैं बड़े दुख के साथ आप लोगों के सामने क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक, सबसे मधुर भाषाओं में से एक तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता। इसका मुझे बहुत बहुत दुख है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। பாரத நாட்டினுடைய புராதனமான மொழி, இனிமையான மொழி, தமிழ் மொழியிலே உங்களிடையே பேச முடியாமைக்காக உங்களிடம் நான் என்னுடைய மன்னிப்புகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आज ही हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में कहा है कि उनकी बहुत इच्छा है कि वो तमिल भाषा को जाने, तिरुवल्लर को तमिल में पढ़े और तमिल संस्कृति को आत्मसात कर देश का गौरव बढ़ाए. இன்றைய தினம்தான் மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தன்னுடைய மன் கி பாத்தில் சொல்றார், எனக்கு தமிழ் மொழியை அறிவதற்கு விருப்பம், திருவள்ளுவரை பற்றி நான் படிக்க வேண்டும் என்கின்ற தாளாத ஆசை எனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார். और मित्रों, इन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं कि तमिल संस्कृति जो महान संस्कृति है भारत की, इसके बगैर भारतीय संस्कृति अधूरी. அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய மகத்தான கலாச்சாரம் இல்லாமல் பாரத நாட்டின் கலாச்சாரம் என்பது இருக்க முடியாது என்பதையும் அவர் தெளிவாக பேசியிருக்கிறார். और आज मैं फिर से आप लोगों की क्षमा प्रार्थना करते हुए, क्योंकि मैं तमिल में बोल नहीं सकता, मेरी बात अनुवाद के साथ आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं. நான் மீண்டும் தமிழிலே பேச முடியாதுன்னு என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்து, தமிழில் நான் பேச முடியாதுங்கிறதுனால அது மொழி மாற்றத்தின் மூலமாக உங்களை வந்தடையும். मित्रों, ये भूमि ने कई सारे ऐसे महानुभाव भारत को दिए जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में उजागर किया है. இந்த மண்ணிலிருந்து பிறந்த பல மகான்கள் உலகம் முழுவதும் தமிழ்நாட்டினுடைய பெயரை எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள். और आज भी पूरा भारत बड़े मनोयोग से तमिल संस्कृति का, तमिल भाषा का सम्मान करता है. இன்றைய தினம் நாடு முழுவதும் தமிழ் மொழியை, தமிழகத்தின் கலாச்சாரத்தை நாடு முழுவதும் மக்கள் மதிக்கிறார்கள். मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं. आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ, एआईडीएमके के साथ, हमारे साथी दलों के साथ चुनाव के मैदान में उतरी. एक और भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का अलायंस है जो रामचंद्रन और जयललिता जी के सिद्धांतों पर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलेगा, जो लोगों की क्षमता, कार्यकर्ताओं की क्षमता में विश्वास करता है. और दूसरी ओर
डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है जो वंश परंपरागत पॉलिटिक्स को विश्वास करता है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को विश्वास करता है। நான் இன்றைய தினம் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு மற்றும் நம்முடைய கூட்டணி கட்சிகளோடு இந்த தேர்தலிலே நாம் களம் இறங்கி இருக்கிறோம். அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன். திரு எம்.டி. ராமச்சந்திரன் அவர் மேலும் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய சிந்தனையோடு சேர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அமைப்பு. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கூட்டணி குடும்ப ஆட்சியிலே நம்பிக்கை இருக்கின்ற ஒரு கூட்டணியானது அமைந்திருக்கிறது. मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं 2014 में देश की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम इस देश की जनता ने किया. 2014 இந்த நாட்டு மக்களுடைய கட்டளையினை பெற்று திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலே முழு பெரும்பான்மையோடு நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதலாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி அமைந்தது. मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार लोकसभा में जब पैर रखा तब लोकसभा की मिट्टी को प्रणाम कर कर वो लोकसभा में गए और उन्होंने अंदर भाषण किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी. நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுதே அந்த பாராளுமன்ற மண்ணிற்கு வந்தனம் செலுத்தி பாராளுமன்றத்திலே உரை நிகழ்த்தும் பொழுது சொன்னார், பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசாங்கம் ஏழை எளிய மக்களுக்காக, பிற்பட்ட மக்களுக்காக, தலித்துகளுக்காக, ஏழை மக்களுக்கான ஒரு அரசாங்கமாக இருக்கும் என்று. और मित्रों, आज पीछे मुड़कर देखते हैं 6.5 साल में लगभग देश के हर व्यक्ति को मकान देने के कगार पर हम खड़े हैं. 2022 में देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं होगा. 60 साल से जो कांग्रेस न कर पाई, 70 साल से जो कांग्रेस न कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 साल के अंदर कर दिखाया. சற்றே நாம் திரும்பி பார்ப்போம். 7 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக, அதாவது வரவிருக்கின்ற 2022க்குள்ளாக பாரத தேசத்தில் ஒருவருக்கு கூட குடியிருப்பதற்கு பக்கா வீடு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்காது. 70 ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே நடக்கவில்லை, ஆனால் 7 ஆண்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சியிலே நடத்தி காட்டி இருக்கிறோம். और मित्रों, 13 करोड़ गरीब माताएं देश भर में जो दूर दराज जंगल में रहती है, पहाड़ियों पर रहती है, शहर की झोपड़पट्टी में रहती है, 13 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम अगर 70 साल की आजादी के बाद किसी ने करा तो मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया. அதே போல இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற 13 கோடி தாய்மார்கள் தலித் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், இவர்களுக்கு வீட்டில் சமைப்பதற்கு சமையல் எரிவாயு 70 ஆண்டுகளில் காங்கிரசால் கொடுக்க முடியவில்லை. பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அரசாங்கம், அதாவது உங்களுக்கும் எனக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற மோடியின் ஆட்சியிலே அது தரப்பட்டிருக்கு. जब मोदी जी आए तब 20,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था. आज देश में हर घर में, हर गरीब की झोपड़ी में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया. அதே போல ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்களிலே மின்சாரம் செல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் இந்த 7 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக எந்த ஒரு வீட்டிற்கும் மின் இணைப்பு இல்லை என்கின்ற ஒரு சாதனையை நரேந்திர மோடியினுடைய அரசாங்கம் செய்து காட்டியிருக்கிறது. देश भर की माताओं को और बच्चियों को घर में टॉयलेट न होने के कारण अपमानित होना पड़ता था. आज 2022 के पहले हर घर में टॉयलेट पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार समाप्त करने वाली है. அதே போல வீடுகளிலே இருக்கின்ற ஏழை எளிய வீட்டினுடைய தாய்மார்கள், பெண் குழந்தைகள், அவர்கள் கௌரவமாக இருக்க முடியவில்லை. காரணம், வீட்டிலே கழிவறை கிடையாது. ஆனால் 2022க்குள்ளாக எல்லா வீடுகளுக்கும் கழிவறை தர இருக்கின்ற ஒரு செயலிலே நாம் ஈடுபட்டு வருகிறோம். मित्रों, देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में जब बीमारी आती थी, गरीब काम करता,
कितना ऋण हो जाएगा, कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना उधारी लेनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख तक का सभी बीमारियों का खर्चा, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदय का वाल्व चेंज करना हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, 5 लाख तक का सारा खर्चा गरीबों का आज नरेंद्र मोदी सरकार 4 साल से दे रही है और देश के गरीब को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुनिश्चित करने का काम किया है। அதே போல ஏழை எளிய மக்களுக்கு மருத்துவ வசதி ஏற்படுத்துவதற்காக, அது இதய நோயாக இருக்கலாம், கேன்சரா இருக்கலாம், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனா இருக்கலாம், எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் ஒரு குடும்பத்திற்கு 5 லட்சம் ரூபாய் ஒரு வருடத்திற்கு செலவு செய்கின்ற விதத்திலே ஏழை எளிய மக்களுடைய மருத்துவ தேவையை முழுமையாக பூர்த்தி செய்கின்ற விதத்திலே மோடி அரசாங்கம் செயல்பட்டு இருக்கிறது। नरेंद्र मोदी जी ने एक नया काम हाथ में लिया है। 2022 में जब आजादी के 75 साल समाप्त होंगे, उस वक्त देश के हर गरीब के घर में नल से, पाइप से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त कर देगी। அதே போல अनुसूचित जाति के एससी के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुमोदित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये स्कॉलरशिप 59,000 करोड़ रुपए की सीधी स्टूडेंट के बैंक अकाउंट के अंदर जाएगी। அதே போல பட்டியல் சமுதாய மலைவாழ் மக்கள் மாணவர்களுக்காக 59,000 கோடி ரூபாய் இந்த எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கான இந்த ஸ்காலர்ஷிப் உதவித்தொகை நேரடியாக அவருடைய வங்கி கணக்கிலே செலுத்தப்பட்டு வருகிறது। मित्रों, जब नरेंद्र मोदी जी के दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए करे हुए काम देखता हूं, तब मुझे महान एमजीआर की याद आती है, क्योंकि एमजी रामचंद्रन एक सच्चे मक्कल थिलागम थे और उन्होंने सबसे पहले देश में गरीबों के कल्याण की बात शुरू करी थी। सबसे पहले गरीबों के खाना खिलाने की शुरुआत करी थी। நண்பர்களே, தலித் மக்கள், ஏழை எளிய மக்கள், ஆதிவாசிகள், பிற்பட்டோர் நலனுக்கான திட்டங்களை பற்றி நாம் யோசிக்கும் பொழுது நமக்கு திரு எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய நினைவு வருகிறது। ஏனென்றால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மதிய உணவு கொடுக்கின்ற திட்டத்தை அவர்களை பற்றி கவலைப்படுகின்ற ஒரு மனிதராக எம்ஜிஆர் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள்। और उनके ही विचारों को उनकी उत्तराधिकारी जयललिता जी ने आगे बढ़ाया। आज देश भर में नरेंद्र भाई एमजीआर ने जो शुरुआत की थी, इसको देश भर के अंदर पहुंचाने का काम किया है।